This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः वैशाख कृष्ण सप्तमी दिनांक 1 जून 2021 चरक दिनास्थान अध्याय 2 तत्ववित्तम शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिवृत्त्यां शुकतरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कपितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामाश्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्धिर्सन्धिकार्यस्य वयं विप्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं गतपथ्यं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षते सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। संसर्गात लोहित प्रदूषणात लोहितगंधवर्णानुविधात्मात् च पित्तं लोहितपित्तमित्याचक्षते। तर्हि लोहितपित्तम् इत्यस्य लोहितपित्तम् इत्ययं संज्ञा किमर्थं क्रियते? तर्हि बहवः तत्र हेतवः। संसर्गात् रक्तपित्तयोः संसर्गः यतः भवति लोहितप्रदूषणात् तत् पित्तं रक्तस्य दूषणं करोति लोहितगन्धवर्णानुविधानात् च एवञ्च लोहितगन्धस्य लोहितवर्णस्य च अनुविधानं पित्तेन क्रियते। अतः पित्तं लोहितपित्तमिति आचक्षते। तत् पित्तं लोहितपित्तमिति आचक्षते। तो शोणितपित्त या लोहितपित्त रक्तपित्त ये संज्ञा क्यों दी जाती है, इसका समर्थन यहाँ पे किया गया है इसके बारे में। तो संसर्ग से पित्त और रक्त इन दोनों का श्रेय भाव इस प्रकार का है और दोनों का संसर्ग है। लोहित प्रदूषण ये खास करके रक्त को दुष्टि करने वाला है। और लोहित गंध वर्णान विधानाच, और रक्त का जो गंध और वर्ण है वो ये पित्त जो है वो ले लेता है और इन सभी कारणों के जरिए ये रक्त पित्त या लोहित पित्त कहलाया जाता है। तो पित्त को लोहित पित्त ये संज्ञा प्राप्त हो जाती है, वास्तव में वो पित्त ही है। लेकिन जो बाहर निकलता है तो रक्त से संसर्ग होने के कारण, रक्त से मिश्र होने के कारण केवल पित्त बाहर निकलता है, ऐसे नहीं है, क्योंकि रक्त भी प्रमाण से अधिक बढ़ जाता है और वो भी बाहर निकलने लगता है। और कई दफा इसमें आसक्ति भी आ जाती है, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है। तो उस दृष्टि से
रक्तपित्त ये संज्ञा है, यद्यपि यह पित्त को रक्त का वर्ण और गंध प्राप्त होता है, तथापि रक्त भी उसके साथ में होने के कारण कभी कभी गंभीर स्थिति हो जाती है, तो उससे बच के रहना है। तस्य इमानि पूर्व रूपाणि भवन्ति तद् यथा अनन्नाभिलाषः। तो उसके ये पूर्व रूप इस प्रकार के होते हैं। एक अनन्नाभिलाष, भुक्तस्य विदाह। तो जो भी खाना खाते हैं उसका विदाह हो जाता है। शुक्ताम्ल गंध रस उद्गार, शुक्त अम्ल गंध और रस। शुक्ताम्ल का गंध और रस ये ले सकते हैं। उस प्रकार का उद्गार, खट्टे टकार इस प्रकार से आना, इसी प्रकार का गंध उद्गार में आना। छर्दे है अभीक्षणम आगमनम, तो बार बार छर्दी होते रहना। छर्दी तस्य बीभत्सता, और जो छर्दित द्रव्य है वो बीभत्स इस प्रकार का होना, उसके बाद में बीभत्स भाव निर्माण होना। स्वर भेद, अभी ये अभी तक जो लक्षण बताए वो काफी अम्ल पित्त से जुड़ने वाले मिलने वाले इस प्रकार से है। और फिर ये पित्त की संप्राप्ति है, ऊर्ध्वगत इस प्रकार की संप्राप्ति है। और शुरू में अगर हम इनको देख पाते हैं कि अनन्नाभिलाष मुक्त विदाह इस प्रकार से, तो शायद बात कर सकती है कि आगे चलकर इस प्रकार के रक्त पित्त में परिवर्तित इस प्रकार का हो जाएगा। और छर्दी होती है, और छर्दी तस्य बीभत्सता होती है। अम्ल पित्त में छर्दी जब हो जाती है तो उससे राहत मिलती है, ये इसमें थोड़ा सा अंतर है। गात्राणाम सदनम परिदाह मुखात धूमागम इव, तो जैसे कि मुंह से धुआं निकल रहा है इस प्रकार से। लोह लोहित मत्स्याम गंधित्व गंधित्व इव चास्यस्य, तो लोह लोहित और मत्स्य आम इस प्रकार का गंध मुख में उत्पन्न होना। रक्त हरित हारित्रत्वं हरितत्वम अंगावयव शक्रमूत्र स्वेद लाला सिंहाणत्व आस्य कर्ण मिल मल पीड़को पीड़का पीड़कोलिका पीड़का नाम, इसमें काफी भाव है। रक्त हरित हारिद्रत्वम, तो रक्त वर्ण होना, हरिद्र वर्ण होना, हारिद्र वर्ण होना, ये अंगावयव पुरीश मूत्र स्वेद लाला सिंहाणक आस्य कर्ण मल पीड़कोलिका। पीड़कोलिका मुझे याद नहीं है, शायद किसी प्रकार का मल ही है। नीचे नेत्रमल, पीड़का नाम। अंग वेदना लोहित नील पीत श्रावाणाम अर्चिष्वतां च रूपाणाम स्वप्ने दर्शनम अभीक्ष्णम, तो लोहित नील पीत श्राव और तेजस्वी अर्चिष्मत इस प्रकार के रूप रात में सपने में दिखते हैं। दर्शन रूपाणाम स्वप्ने दर्शनम अभीक्ष्णम, बार बार दिखते हैं। वाग्भट में नीललोहित पीतानाम वर्णानाम अविवेचनम, ये एक लक्षण बताया गया है कि नीललोहित पीत इन वर्णों में भेद नहीं कर सकते। और ये कलर ब्लाइंडनेस नाम की एक चीज होती है जो ज्यादातर आरटीओ की परीक्षा देते हैं, तो उसमें ये एक मुद्दा रहता है कि लाल नीला पीला, लाल हरा पीला, ये जो कलर है सिग्नल्स के, वो आपको अच्छी भांति आप में समझ में आने चाहिए। इसमें आपका अगर कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, तो संभवतः आप एक्सीडेंट करेंगे तो लाइसेंस नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार के लोगों को अलग ढूंढ कर, जिनको कलर ब्लाइंडनेस के जरिए उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण किया गया है, आप हिस्ट्री ले लेंगे तो शायद पता चले कि उनको आगे रक्तपित्त होने वाला है। जैसे कि डायबिटिक एसोसिएशन के बारे में मैंने एक सुझाव दिया था, पैथोलॉजी लैब से दिया था कि उनका डायबिटिक क्लब होता है। तो मैंने कहा जितने भी आपके डायबिटिक क्लब के मेंबर्स हैं उनको हम प्रश्नावली भेजेंगे,
और उनको सवालों के उत्तर दे रहे हैं, पानी कितना पीते हैं, जागरण करते हैं क्या वगैरह, बाकी सब चीजें, दही खाते हैं क्या। और फिर दवा हम कुछ नहीं देंगे। हाँ, जो लोग मानने के लिए तैयार होंगे उनके लिए हम ये सुझाव दे देंगे कि पानी कम करो, दही मत खाओ वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। हाँ, और इस प्रकार के मरीज और जिनमें नेफ्रोपैथी हुई है, जिनमें रेटिनोपैथी हुई है, हाँ, उनका संबंध जोड़ने की कोशिश करें। डायबिटीज तो बैकग्राउंड में रहेगा। और किन लोगों में रेटिनोपैथी होने की संभावना ज्यादा है, किन लोगों में नेफ्रोपैथी होने की संभावना ज्यादा है, किन लोगों में न्यूरोपैथी होने की संभावना ज्यादा है, उसके बारे में सोचेंगे और लोगों को सजग करेंगे कि आप इस तरीके से ये मत करो। लेकिन उन्होंने माना नहीं, वो बोले हमें आयुर्वेद से कुछ लेना देना नहीं। ये मैं एक बात कर रहा हूँ 25-30 बरस की, और उन्होंने सीधे ठुकरा दिया कि हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आयुर्वेद क्या करता है इसके बारे में जानने के लिए। लेकिन अभी सोहन पाठक औरंगाबाद में ये कर रहा है और लोगों को सुझाव इस प्रकार का देता है। तो वहाँ के जो डायबिटोलॉजिस्ट है वो परिचय में है, और उसने उन्होंने इसके लिए अनुमति दे दी है। तो ये बात हो सकती है कि नए जमाने में शायद ये बात हो सकती है। और फिर ये जैसे कलर ब्लाइंडनेस एक अहम मुद्दा है कि इस प्रकार के मरीजों को ढूंढना, ये चरक में नहीं आया लेकिन वाकफ में आया है इस प्रकार का लक्षण। तो अगर ऐसा है तो उनमें रक्तपित्त के अन्य पूर्व रूप है क्या, ये भी एक देखना अहम इस प्रकार का रहेगा। और फिर उसके बारे में जाकर सोचना है कि परहेज पालने के लिए कहे और रोग से मुक्ति पाने की कोशिश करें, कलर ब्लाइंडनेस कम हो जाए इसका प्रयास करें। मैंने एक अजीब अनुभव इसके बारे में मैग्नेटोथेरेपी से देखा था। इस प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस वाला मरीज था, उसको एक ही बार मैग्नेट्स लगाए और उसका कलर ब्लाइंडनेस दूर हो गया। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। हाँ, जिसको बरसों से ये कलर ब्लाइंडनेस मालूम है, ऐसे ही मालूम पड़ा आरटीओ के एग्जाम के समय। और उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल रहा था, तो ये मैग्नेट थेरेपी की गई और एक ही बार करने से उसका कलर ब्लाइंडनेस दूर हो गया। तो मैंने एक पीछे व्याख्यान दिया था कि ये सभी एनर्जी का खेल है, वैदिक शास्त्र हो या बाकी अन्य शास्त्र इस प्रकार के हो। अल्टीमेटली मैटर एंड एनर्जी, दीज आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। और वैदिक शास्त्र में विविध प्रकार की शक्तियों का प्रयोग होता रहता है, और किसी भी तरीके से जो शरीर में हुआ बिगाड़ है उसको ठीक करने की कोई शक्ति हो, प्राणी हीलिंग की बात हो, मैग्नेटिक थेरेपी हो, फ्लावर रेमेडीज हो, या आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, जो भी इस प्रकार की दवाइयां हो, वो सब शक्तियों का खेल है। और इस प्रकार से एक्यूप्रेशर, उसमें ये उड़द का दाना भी डालते हैं और फिर ऊपर पट्टी लगाते हैं, या फिर मैग्नेट का प्रयोग होता रहता है। हाँ, और मैंने उसके रिजल्ट्स देखे हैं कि ये भली भांति इस प्रकार से काम करते हैं। इंदौर में एक आदमी था, और मुख्य वैद्य का क्षेत्र छोड़कर, एलोपैथी छोड़कर खासकर बाकी अल्टरनेटिव मेडिसिन में प्रैक्टिस करता था और सच्चे रूप से अल्टरनेटिव में ही काम करता था। तो उसके पास बहुत सारे मरीज संधिवात के थे जो स्टीरॉइड्स या
एनालिसिस पर डिपेंडेंट थे, केवल मैग्नेटोथेरेपी से दोनों छूट गए और मरीज को राहत मिल गई। तो मैंने खुद देखा, उतनी ओपीडी में 30-40 पेशेंट रहते थे और सभी को इस प्रकार से मैग्नेट लगाता रहता या फिर ये एक्यूप्रेशर करता रहता। तो फिर भी मैं मानता हूँ कि इसके पीछे जो भी साइंस है, जो भी एनर्जी का इस प्रकार का विचार है, वो हमें समझ लेना चाहिए। हम किस प्रकार से करेंगे नहीं करेंगे एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। लेकिन हाँ, इस प्रकार से भी काम होता है। और वैसे देखा जाए तो हाँ, ये साउथ 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 पोल और नॉर्थ पोल वाली जो बात है, और पृथ्वी खुद एक चुंबक है, या ये चौदहवें अध्याय में स्वभाव ब्रह्मवाद में पृथ्वीज्ञान निखात मूल कीलकवत, ऐसा चक्रपाणी दत्त ने एक रेफरेंस दिया है कि कारण न नाशकारणाभावात् भावानां नाशकारणं ज्ञायते। नाश कारण का अभाव होने के ही कारण नाश का कारण समझा नहीं जाता। पृथ्वी हम निखात मूल कीलकवत, तो जैसे कि पृथ्वी में एक कोई बड़ा लंबक इस प्रकार का चुंबक अंदर है, स्थित है, और इसके लिए ये बाह्य चुंबक जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल में फिक्स हो जाता है। अब उनका एक अलग कहना है कि सर्कुलेशन पर इस चुंबक का एक अलग परिणाम इस प्रकार का है, और उससे ये अगर एनर्जी फ्लोज जो है शरीर में वो ठीक करते हैं तो बीमारियां ठीक होती हैं। तो ये काफी अजीब इस प्रकार का रहेगा। चुंबक चिकित्सा मूल पुस्तक कौन सा है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तुम सर्च करोगे तो जरूर अभी इंटरनेट में कुछ भी नहीं मिलता है ऐसा तो नहीं है। मैग्नेटोथेरेपी डालोगे तो सारे इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितनी देर तक रखना है, वगैरह वगैरह काफी चीजें उसमें हैं। तो अभी मैंने एक अजीब बात देखी थी कि उन्होंने चरक वगैरह से रेफरेंस लेके, यहाँ पे एक जोशी करके है, अभी मुझे पक्का याद नहीं है, राहनगर कॉलोनी में है, वो इस प्रकार की चुंबक चिकित्सा करते हैं पुणे में। हाँ, तो इनके पास बड़ी बड़ी किताबें हैं, और चरक सुश्रुत वगैरह से रेफरेंसेस लेके उन्होंने कुछ उसके साथ जोड़ दिया है। तो ये भी बात अजीब इस प्रकार की है। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एनाल्जेसिक्स और स्टेरॉइड्स देने की बजाय ये अच्छी बात है। और मेरा पाला इसी के जरिए पड़ा कि ये इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आ गए, तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित रहा कि एक ही बार करने से कलर ब्लाइंडनेस सुधर गया इस प्रकार से। तो ये अजीब बात है। उपद्रवास्तु खलु दौर्बल्य अरोचक अविपाक श्वास कास ज्वरातिसार शोक शोष पांडुरोगा स्वरभेदश्च। उसके उपद्रव जो है वो दौर्बल्य अरोचक अविपाक। तो शुरू में हमने अनन्नाभिलाष इस प्रकार का वर्णन है, और उपद्रव के स्वरूप में अरोचक अविपाक ये है। श्वास कास ज्वर अतिसार शोक शोष पांडुरोगा। सुजोग थेरेपी सिमिलर या वो सुजोग थेरेपिस्ट ही कहलाता था अपने को। सुजोग थेरेपी में ये शायद ये दाल का प्रयोग किया जाता है उड़द दाल या मूंग दाल, वो रखी जाती है, और मैग्नेटोथेरेपी में मैग्नेट्स लगाए जाते हैं। लेकिन सुजोग थेरेपी वाले भी मैग्नेटोथेरेपी करते हैं, मैग्नेटोथेरेपी वाले भी सुजोग थेरेपी करते हैं, ऐसा है थोड़ा सा। ये कम है लोग, और शास्त्रीय नहीं माना जाता, ये एक अहम मुद्दा है। फिर भी उनसे फायदा होने वाले लोग हैं और खास करके जोड़ों का दर्द, माइग्रेन वगैरह इस प्रकार के मरीजों में, जहाँ एलोपैथी कुछ भी नहीं करती माइग्रेन को इडियोपैथिक करके छोड़ देते हैं। तो ये
इसमें काम करता है। अविपाक का अजीर्ण मध्ये फरक काय आहे? अजीर्ण शायद एक विकार है और अविपाक उस तरफ लेके जाने वाला है। तो पचन न होना और पचन न होने के कारण दोषों का संसर्ग हो जाने से ये आमाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण इस प्रकार के होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस मध्ये विष्ठा विशिष्ट रंग आयडेंटिफाय करणारे जीनचे ॲब्सेंस असतो तर ते कसं डेव्हलप होईल? मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैंने ये उदाहरण देखा है। और ये बात अगर इस प्रकार की जेनेटिक है तो ये दुरुस्त नहीं होने वाला, तो एक्वायर भी हो सकता है, मालूम नहीं। मैंने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में ज्यादा मरीज भी नहीं देखे हैं वास्तव में। और मेरे लिए एक रक्त पित्त का पूर्व रूप है, इतना ही एक अहम मुद्दा था। लेकिन ये केवल जेनेटिक डिसऑर्डर होगी ऐसा नहीं लगता, एक्वायर्ड भी होगी और तभी ये दुरुस्त होने की संभावना है। वैसे सोरियासिस भी जेनेटिक डिसऑर्डर कही जाती है, वो भी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। मैंने मरीज देखे हैं कि सोरियासिस से पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। ज्यादातर लोगों में 90 के ऊपर भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। थोड़ा सोरियासिस का पैच रह जाता है, लेकिन उसके लिए ज्यादा दिक्कत करनी नहीं पड़ती। फिर भी कुछ लोगों में 100% क्योर हुआ है, ये भी मैंने देखा है सोरियासिस। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स इस प्रकार से ठीक होंगे नहीं होंगे, ये बहस का मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। कलर रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते होंगे ड्यू टू मैग्नेटिक जेनेटिक बॉन्ड बैक्टीरिया। वैसे एलोपैथी का वाक्य ब्रह्म वाक्यम प्रमाण इस प्रकार का तो नहीं है कि जो बोलेंगे वही सत्य ही होगा इस प्रकार से। नहीं तो मैं कैंसर में प्रैक्टिस ही नहीं करता। क्योंकि जिसका 15 दिन की आयु बताई गई थी वो 33 वर्ष जिंदा रहा, तो ये कहाँ, और 15 दिन और 15 कहाँ, 33 वर्ष। तो ये बांधकर नहीं चलना है कि वो प्रमाण है। एलोपैथी का जो कहना है वो प्रमाण है इस प्रकार से। उनको समझ में न आने वाली बहुत सारी चीजें हैं और वो जानने के लिए वो प्रयास भी नहीं करते। आत्मसंतुष्टता ये बड़ा दोष इस प्रकार का माना गया है। काही ना कलर डिफेक्टिवनेस असतो त्यात उपयोगी होत असा। कलर ब्लाइंडनेस और कलर कलर डिफेक्टिवनेस, इसमें अंतर होगा कि डिफेक्टिवनेस में दूसरा ही कलर दिखता होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, मुझे मालूम नहीं है। अन्नमय आणि प्राणमय कोशाच्या शिवाय च्या कोशवर हे काम करत असावे का? वो एक अलग मुद्दा रहेगा। पंचकोश की जो थ्योरी है वो उपनिषदों पर ज्यादा निर्भर इस प्रकार की है। और अन्नम ब्रह्मेति वेदानात् इससे आरंभ इस प्रकार का होता है। तो मनोमय कोश वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें बताई गई है। हमारे यहाँ कैसे नाम है, तो मुस्लिम है, योगा करना। अभी याद नहीं, लेकिन योग की प्रैक्टिस करता है देश विदेशों में, मैं बताऊंगा। और उसके जरिए एक्चुअली ये योग सूत्र का पाठ पाठ शुरू हो गया, वो अभी नहीं है उसमें। वो अलग बात होगी। लेकिन उसमें काफी मरीजों का डायग्नोसिस योग की दृष्टि से, अन्नमय कोश की दृष्टि है, मनोमय कोश की दृष्टि है, इस प्रकार के की है और उसको योगोपचार दिए हैं और वो लोग ठीक हुए हैं। खास करके उसका काम ब्राजील में ज्यादा, या निशात निसार शेख, हाँ निसार शेख। तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित रहा कि जिस तरीके से उसने जोड़ने की कोशिश की थी और प्रैक्टिकली करके दिखाया कि ये मेरा डायग्नोसिस है, ये मेरी
ट्रीटमेंट है या निसार शेख। तो ये एक अलग बात इस प्रकार की होगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि मन की शक्ति एक अलौकिक शक्ति इस प्रकार की है, अद्भुत है। उसके जरिए भी बहुत सारे इस प्रकार के आश्चर्यजनक रिजल्ट्स आते हैं। अभी हम जो मार्ग का आक्रमण कर रहे हैं वो बुद्धि का, ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान की एक अलग शक्ति है। इस प्रकार से यज्ञ ग्रंथों को समझना और फिर उसके आधार पर निदान चिकित्सा करना इस प्रकार से। लेकिन अल्टीमेटली हम प्रयोग करते हैं और शक्तियों का ही प्रयोग करते हैं, और इसलिए ये सभी जो बाकी बातें हैं, मैग्नेटोथेरेपी हो या सुजोग थेरेपी हो या और कुछ हो, he developed concept of yogic anatomy and physiology like pranam push etc. या अब मैं आयुर्योग को फिर से बढ़ावा देना चाहता हूँ, और खास करके अभी की स्थिति में इम्यूनिटी डेवलप करना आयुर्योग के जरिए, ये एक फिर से मैं उसके ऊपर जिक्र करना चाहता हूँ। एक बार मैं उसको निसार को एक बार फिर फोन करूंगा, वो क्यों गायब हो गया मालूम नहीं। और फिर भी उसने जो कार्य किया है वो अच्छा है। तो आयुर्योग को कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो ये थोड़ा सा देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि आयुर्वेद में तो हम संदर्भ ढूंढते ही रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ है उनमें से एक पिछले दफा चरक में सी एक चुंबक चिकित्सा के बारे में मैंने देखा था, और मैंने उसके बहस भी की कि हमारे तरफ से मैग्नेटोथेरेपी का कार्य हो सकता है इसके लिए। अभी मुझे याद नहीं है पक्का वो कहाँ पे मैंने बोला था, लेकिन ठीक है। तो उपद्रव में पांडुता निर्माण होना ये एक अहम उपद्रव है, और पांडुता के जरिए ये सभी बाकी उपद्रव होते हैं। और अभी आधुनिक विज्ञान में तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे देना ये थोड़ा सा आसान इस प्रकार का है, तो उसके जरिए रिजल्ट्स आते रहते हैं। मार्गो पुनः अस्य द्वौ ऊर्ध्वं च अधश्च। इसके मार्ग जो है रक्त पित्त के वो दो है, एक ऊर्ध्व होगा था। तद बहुश्लेष्मणि शरीरे श्लेष्म संसर्गात ऊर्ध्वं प्रतिपद्यमानं कर्ण नासिका नेत्र आस्यभ्यः प्रच्यते। तो बहु कफ इस प्रकार का अगर शरीर है, तो श्लेष्म संसर्ग से ऊर्ध्वं प्रतिपद्यमान, ऊपर पहुंचकर कर्ण नासिका नेत्र आस्यभ्यः, ज्यादातर जो मुख से है और नासिका से है देखा जाता है, लेकिन कर्ण और नेत्र से भी इस प्रकार का रक्त का प्रवर्तन होता है, ये मैंने देखा है। प्रच्यवत बहुवाते तो शरीरे वात संसर्गात अथ प्रतिपद्यमानं मूत्र पुरुष मार्गाभ्याम प्रच्यवत। अगर बहुवात इस प्रकार का शरीर है तो वात संसर्ग से आता, यहाँ पे कैटेगरिकली बहुवात बहुपित्त पर शरीर इस प्रकार का बताया, प्रकृति के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि श्लेष्मल प्रकृति में ऐसा होता है, वातल प्रकृति में, प्रकृति ने श्लेष्मल में ऐसा होता है, वातल में ऐसा होता है, ऐसा नहीं बताता। तो ये भी एक अलग चीज होगी कि जिनके शरीर में कफ ज्यादा है, जिनके शरीर में वात ज्यादा है, इस प्रकार का शरीर है, तो ये कहाँ पे बिठाइए, इसका संदर्भ कहाँ से लेवे, ये एक अजीब बात होगी थोड़ी सी। जसे सर्व औषधी द्रव्य उष्ण व शीत या दोन गुणांमध्ये विभाग करता येते, तसे ते निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह चार्ज मध्ये विभाजन करता येईल का? हाँ। अभी इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बाह्य उपयोग के बारे में काफी सोचा गया है। अभ्यंतर भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, और ये कम पड़ने पर
इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जो हार्ट को मिलता है वो नहीं मिलता, और इसलिए कार्डियक सर्जरी करके मशीन बिठाते हैं और इलेक्ट्रिक इम्पल्स देते रहना, ये उसका काम है। आप क्या बोलते हैं उसको? मेरे भी सामने नाम है, लेकिन हाँ, पेसमेकर। हाँ, तो पेसमेकर बिठाते हैं। इसके बारे में मैंने किस्सा सुना था कि एक 85 बरस से ऊपर एक कोई आदमी था, अल्जाइमर था, और कार्डियक इस प्रकार की स्थिति आ गई, तो उसको पेसमेकर बिठाया गया। और क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने इसको सपोर्ट किया इंश्योरेंस के थ्रू, अब उसकी हालत बहुत ही बेकार हो गई। उसकी पत्नी 80 बरस की थी, ये दोनों ही थे, और इसको तो कुछ समझ में नहीं आता था। अल्जाइमर बहुत तीव्र इस प्रकार का था, और दोनों का लाइफ पूरा मेजरेबल। फिर 4-5 बरस बाद उसकी मौत हो गई। अब इसकी पत्नी को ये प्रॉब्लम आ गई, तो उसने स्पष्ट रूप से इनकार किया, मैं पेसमेकर नहीं बिठाना चाहती हूँ, जब मेरा मौका आएगा मैं मर जाऊंगा। लेकिन पेसमेकर के जरिए पति की लाइफ बढ़ती गई, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नहीं थी, वो बिल्कुल त्रस्त थे, इस प्रकार से उसकी पत्नी भी त्रस्त थी। तो फिर इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग इस प्रकार से किस किन मरीजों में करना है, ये वहां पे मुद्दा उठाया गया था, एथिकल मुद्दा था। और केवल मुझसे हो रहा है इसलिए कर लेना है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा वहां पे काफी बहस इसके बारे में अमेरिका में हुई। जीवन साक्षिणी नाडी म्हणून वैद्य सुरनार यांची प्रॅक्टिस आहे। आता त्यांचे त्यावर कार्यशाळा पण होतात। हे नेमके काय आहे? सुरनार, तो मैंने पहली बार सुना है। जीव साक्षिणी नाडी, ये कुछ अटेंड करो, मालूम नहीं मुझे भी, ये मैंने पहली बार सुना है। ऊर्ध्वगामी द्रव्य व अधोगामी द्रव्याचा विचार करता येईल असे वाटते। वो तो करना ही है। प्रतिमार्गांच्या हरणम प्रतिमार्गांच्या हरणम रक्तपित्ते विधीयते। ये जो बात बताई, तो ऊर्ध्व रक्तपित्त में अधोगामी द्रव्य का प्रयोग करना है, अधो रक्तपित्त में ऊर्ध्वगामी द्रव्य का प्रयोग करना है, ये स्पष्ट रूप से लिखा गया। तो पेसमेकर के बारे में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के बारे में सोचा जाता है हृदय के बारे में, तो केवल हृदय में ही इस प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता होगा ऐसा नहीं है। यहाँ एक दूसरा मैंने जो देखा था, इलेक्ट्रिसिटी का बाह्य उपयोग था, लेकिन वो शॉक देना इस प्रकार से। ये सुक्या सुक्या जोशी, सुहास केशव जोशी, तो उनके पिता इस प्रकार का इलेक्ट्रोपैथी का सेंटर चलाते थे पुणे में। अभी मालूम नहीं है क्या स्थिति है उसकी। तो मन्यास्तंभ, कटिग्रह वगैरह वगैरह इस प्रकार के मरीजों में बहुत जल्दी राहत मिलती। वो वहां पे कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाते थे और शॉक देते थे, और एक ही सेटिंग में काफी रिलीफ हो जाता था। 2-3 सेटिंग लगती थी, लेकिन भीड़ रहती थी इस प्रकार। अब इस प्रकार का इलेक्ट्रिक इम्पल्स बाहर से देने से भी कार्य होता है, जैसे चुंबक चिकित्सा है उसी प्रकार से ये कार्य होता है। और उन्माद में शॉक दिए जाते हैं, जो काफी एडवांस मरीज है उनको ये शॉक ट्रीटमेंट दी जाती है। उससे फायदा कितना होता है ये अलग द्रव्य अलग चीज है। ज्यादा फायदा होते हुए मैंने तो देखा नहीं है ये, लेकिन एक प्रकार से ये त्रासन चिकित्सा है जो हमारे ग्रंथों में है। तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक को हम त्रासन चिकित्सा कह सकेंगे, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। तो वैद्य नरहरी सुरनार लातूरचे आहेत। आध्यात्मिक दृष्टीने नाडी पाहतात, प्रत्यक्ष हात लाव
प्रत्यक्ष हात लावतात किंवा दुरुस्त रुग्णाची दूरस्थ रुग्णाची हात न लावताही पाहतात. सर तुम्ही त्यांच्या फ्रेंड लिस्ट मध्ये आहात फेसबुकवर, म्हणून मला वाटलं तुम्हाला माहिती असेल. मैं एक्चुअली फेसबुक देखता ही नहीं हूँ. मेरा भी फेसबुक का पेज है और एक आदमी रखा है, वो उसमें पोस्ट डालते रहता है, लेकिन मैंने कभी जाकर देखा नहीं कितने लोग हैं क्या है इस प्रकार से. तो अभी दूत नाड़ी करके है जो मैंने सीखी है अशोक भट्ट से, और दूत जो आया है उसकी नाड़ी देखकर मरीज को क्या हुआ है इस प्रकार का अनुमान लगाना, तो ये डिस्टेंटली पॉसिबल है. और एक बड़ा अनुभव है मेरा ऑस्ट्रेलिया में. मैं जिसके पास जाता था साइमन, उसकी लड़की 1000 किलोमीटर दूर थी ऑस्ट्रेलिया में. हम मेलबर्न में थे और वो 1000 किलोमीटर दूर. वो प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के लिए ड्यू थी. तो मैंने साइमन की नाड़ी देखी और उसको लिख के दिया. मैंने उस लड़की को कभी देखा भी नहीं था कि एक तो प्रसूत होगी, लड़का होगा लड़की होगी, वजन कितना होगा वगैरह. अब ये मैंने साइमन की नाड़ी देखकर बताया था. और जब नतीजा निकल आया तो साइमन को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जैसा मैंने लिखा था वैसा ही हुआ था, जिसको मैंने कभी देखा भी नहीं था. केवल दूध नाड़ी से परीक्षा की थी और फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट पाया था. तो मन में जिस प्रकार के विचार आते हैं उस प्रकार में नाड़ी में परिवर्तन होता है, ये भट्ट सर का कहना था. और ये बहुत ही बड़ा सिद्धांत है वैसे देखा जाए तो. नाड़ी देखते हैं तो मन उस रोगी का अपने ही में स्थित होना चाहिए. वो अगर दूसरे किसी का सोच रहा है तो शायद नाड़ी ठीक नहीं आती, ठीक समझ में नहीं आती, दूसरे व्यक्ति की नाड़ी आ जाती है और फिर ये पॉसिबल नहीं होता. तो अभी भी मैं ये करता हूँ केवल वो प्रैक्टिस रखने के लिए करता हूँ, और ना ही उसमें से कुछ पैसा कमाना है, ना ही कुछ करना है, फेम कमाना है. लेकिन मुझे मालूम है कि ये शक्ति है नाड़ी में. और भट्ट सर ने काफी उसको आसान करने का तरीका सोचा है, कैसे करेंगे इस प्रकार से. लेकिन एक अलग इस प्रकार का व्याख्यान हो जाए. बहुवाते तु शरीरे वातसंसर्गात् प्रतिपद्यमानं मूत्रपुरीषमार्गाभ्यां प्रच्यवते. बहुश्लेष्मवाते तु शरीरे श्लेष्मवातसंसर्गात् बहुमार्गो प्रतिपद्यते. दोनों अगर है, वात भी है और कफ भी है, तो दोनों मार्ग से प्रवृत्त होता है. तौ मार्गो प्रतिपद्यमानं सर्वेभ्यः यथेभ्यः केभ्यः प्रच्यवते शरीरस्य. और इस प्रकार दो मार्ग से अगर जा रहा है तो सर्व शरीर में जो अवकाश है, छिद्रता है, उनमें से प्रवृत्त हो जाता है. तो जब जैसे मैंने वो केस बताई थी उसमें ऊर्ध्व अधो मार्ग से नहीं था, सिर्फ किसी कम ही रक्त था. और ये असाध्य अवस्था इस प्रकार की बताई गई है. यत् तत्र यद् ऊर्ध्वभागं तत् साध्यम्. अब जो ऊर्ध्व भाग से प्रवृत्त होता है वो साध्य है. विरेचनोपक्रमणीयत्वात् नवमोक्षदत्वाच्च. तो ये विरेचन उपक्रमणीय होता है प्रतिमार्गम चारणम इस प्रकार से. और बहुऔषधत्वाच्च, और औषध उसके लिए ज्यादा है. यद अधोभागम तद याप्यम. जो नीचे से प्रवृत्त होता है वो याप्य है. वह मनोपयोगत्वात्.
वमनोपकर्मणीयत्वात् अल्पौषधत्वाच्च। तो वो उसमें वमन उसमें कारीगर है और उसमें अल्प औषध होता है। यदुभय का भागम तद असाध्यम वमन विरेचन अयोगित्वात् अनौषधत्वाच्च इति। और जो दोनों तरीके से बाहर निकलता है वो वमन और विरेचन दोनों नहीं दे सकते हैं, अयौगिक है और अनौषधत्वाच्च और औषध उसमें नहीं है। तो वाग्भट में इसके बारे में काफी स्पष्ट रूप से ये सभी बातें की है। ऊर्ध्वं साध्यं निकफाद्यस्मात् विरेचन साधनं बहुषधं च पित्तस्य विरेको ही वरोष। ये इसमें ज्यादा है कि पित्त के लिए काफी औषध ज्यादा इस प्रकार के हैं। और फिर विरेचन ये पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा है, इसलिए ऊर्ध्वं साध्यम। और अधोग जो है वो वमन साध्य है, और वमन ये अच्छी दवा नहीं है पित्त के लिए, विरेचन ही उसके लिए अच्छी दवा है। और मधुरा एवं केवलम, केवल मधुर रस ही हम अधोगर को पित्त में प्रयोग में ला सकते हैं। विशुद्ध श्लेष्मणि, मधुर तिक्त कषाय, ये तीनों रसों का प्रयोग हो सकता है। शुरू में तिक्त कषाय का, जो पित्त और कफ दोनों का शमन करने वाले हैं, और बाद में कफ कम हो जाने पर तिक्त का भी मधुर का भी प्रयोग ऊर्ध्वक रक्त पित्त में हो सकता है। लेकिन प्रतिमार्गंच हरणम रक्त पित्ते विधीयते, ये इसमें अहम चीज है। और प्रतिमार्ग अगर नहीं कर सकते हैं तो असाध्य है। दोनों तरीके से उत्पन्न होने वाला इस प्रकार का रक्त पित्त असाध्य बताया गया है। और ल्यूकेमियाज में यही कंडीशन दिखाई, अंतिम अवस्था में ल्यूकेमिया में सभी द्वारों से इस प्रकार के रक्त पित्त निकलना आरंभ होता है और फिर मरीज के बचने की कोई अपेक्षा नहीं रहती। तो ये बड़ी मुश्किल बात है। इसको ब्लास्टिक क्राइसिस कहते हैं। अगर ब्लास्ट सेल्स बहुत ज्यादा है तो ब्लास्टिक क्राइसिस कहते हैं, और इसमें तुरंत मौत हो जाती है। तो जब तक हम ब्लास्टिक क्राइसिस को रोक सकते हैं तब तक प्रयास करते रहेंगे, यही सिलसिला है। मैंने एक मामा जोशी की केस देखी थी, नानर अस्पताल में आती थी, ल्यूकेमिया की केस थी। ब्लास्ट सेल्स काफी ज्यादा थे, उस पे पूरे शरीर भर पीड़िकाएं उत्पन्न हुई थी, वॉर्म्स जैसी दिख रही थी। और दवा क्या चल रही थी तो मुझे पता नहीं है उस समय में, लेकिन 6 महीने तक वो जिंदा था। बाकी उसके बाद में उसकी मौत हो गई। तो ब्लास्ट सेल्स इस प्रकार से ज्यादा है तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला होता है। और ब्लास्ट का मतलब होगा, जैसे हम बाहर ब्लास्ट देखते हैं, फूट जाते हैं, पूरे सेल जो है वो फूट जाते हैं इस प्रकार से। तो ये जैसे कि कुछ बारूद उसमें भरा गया है और वो टिक नहीं रहा इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार की अवस्था क्यों आती है? इसका संबंध ज्यादा बोन मैरो से है, और ये बोन मैरो के आधार पर ही निदान होता है ल्यूकेमिया का इस प्रकार का। काफी प्रकार है, AML 1 2 3 4 7 तक इस प्रकार के प्रकार है, और 1 जो नंबर है वो सबसे खतरनाक इस प्रकार। तो इनमें सभी में हम किस प्रकार से सोचेंगे। और अंतिमतः रक्तपित्त होता है ये तो ठीक है, तो शुरू से ही रक्तपित्त के बारे में चिकित्सा करेंगे, ऐसा मैंने काफी प्रयास किया है। कैंसर की चिकित्सा करते रहना, वैक्रांत भस्म का खास करके प्रयोग करना, ये। और शुरुआत ज्यादातर ज्वर से होती है, ये भी काफी देखा है कि तेज बुखार आता है 3 4 तक, और फिर सीबीसी होता है और उसमें पता चलता है कि WBC काउंट बहुत हाई है, 1 लाख 2 लाख वगैरह इस प्रकार का, तो फिर ये निदान हो जाता है। और फिर केमोथेरेपी चलती है एलोपैथी में, तो उससे बात नहीं होती, वो बारो ट्रांसप्लांट होता है, और उससे भी बात नहीं होती है तो फिर मरीज मर जाता है।
तो इसमें एलोपैथी में तो ये कारण ढूंढना ऐसा कुछ नहीं होता, हम ही इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। लेकिन कैंसर होने के वजह से उसकी जो कारण मीमांसा है, हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, और उसके साथ में रक्त पित्त के है, इन दोनों को ध्यान में रखते दोनों के खिलाफ चिकित्सा करने से शायद इसमें परिणाम होगा। वैद्यनाथ आनंद सर की जो केस थी, आखते को उन्होंने ट्रीट किया था, वो एक अहम केस थी, और इसके बारे में उस जमाने में काफी बहस पूरे समाज में हुई, क्योंकि आप्टे सर को प्रसिद्धि चाहिए थी, और एक तिलक स्मारक मंदिर में कैंसर साध्य के असाध्य इस प्रकार पर एक संगोष्ठी रखी गई। तो हम बहुत सारे आयुर्वेद के छात्र भी उसमें मौजूद थे और आम जनता भी मौजूद थी। फिर बहुत सारे व्याख्यान हुए, और नानल जी का और बराबर गोप्टे सर का सत्कार हुआ इनके हाथों, और इसका फायदा आप्टे सर ने आगे, वो खुद कैंसर के चिकित्सक बन गए। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी अब ये काम कर रही है, इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन नानल सर का कार्य बढ़िया रहा इसके बारे में, उनके पास बहुत ही मरीज की भीड़ हो गई इसके बाद। रक्तप्रदराची चिकित्सा ही रक्तपित्तावर, रक्तपित्तात आहे तर रक्तप्रदर सुद्धा याप्य समजावे का। रक्तप्रदर याप्य ही है वास्तव में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर है कि रक्तप्रदर कब कहेंगे और अधोग रक्तपित्त कब कहेंगे। अधोग रक्तपित्त है तो ये निश्चित रूप से याप्य ही है। दोनों की ट्रीटमेंट एक दूसरे में चलती है, या रक्तार्श भी चिकित्सा भी, या रक्तातिसार की चिकित्सा भी इसमें चलती है। ये अन्योन्य भेषज इसके लिए कहा गया है। परंतिक्ते रूपाचरित, ये भी एक बात बताई गई है श्राव्य अर्श में। लेकिन ये समझना काफी मुश्किल होता है। वासा का प्रयोग करेंगे ज्यादा मात्रा में, और उससे अगर शांत हो जाए या कंट्रोल में आ जाए, तो शायद एक बात होती है कि ये रक्तपित्त है। लेकिन नहीं तो ये रक्त प्रदर ऐसा ही सोच के चिकित्सा करनी है, और ये मुश्किल होता है। गणेश शास्त्री जोशी के पास एक केस थी, रक्त प्रदर जैसे लक्षण थे, और वो कहीं बाहर गांव गए थे और उनको बहुत तकलीफ होने लगी, तो वो एलोपैथी में चले गए। तो उस समय हिस्टेक्टमी नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है हिस्टेक्टमी कर देंगे। हिस्टेक्टमी हो गई। और बाद में जब पुरुषोत्तम शास्त्री, ये चंद्र, गणेश शास्त्री जोशी वापस आए, तो उनको पता चला, जाकर मिला और बता दिया कि आप नहीं थे, तो हमने ऑपरेशन करवाया। तो बोले नहीं नहीं, आपने मूर्खता की है, हमारे इस समय रक्तपित्त नहीं था, ये रक्तपित्त था। तो ये मार्ग बंद हो गया। तो बोले अभी तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, गर्भाशय निकाल दिया है, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बोले नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम मिट नहीं जाएगा इसको। और फिर रक्तातिसार शुरू हुआ, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, और उसी के जरिए मौत हो गई। ये मैं बात कर रहा हूँ करीबन 50 बरस पूर्व। तो ये भी एक बात है कि रक्त प्रदर हमारा निदान है, रक्त पित्त है, ये थोड़ा देखना आवश्यक है। और मार्गात मार्गांतरण चाहिए। एक मार्ग से छोड़कर दूसरे मार्ग में चला जाता है अगर रक्त पित्त, वो असाध्य बताया गया है। सुरुवात ज्वरातून होते असल्याने ज्वर, जीर्ण ज्वर, पुनरावर्तक ज्वराची चिकित्सा करता येईल ल मा व घृतपान वगैरह। मैं सब ये कर चुका हूँ, करता ही रहता हूँ। फिर भी जितनी हासिलता मिलनी है वो नहीं मिल रही है, ये सत्य है। तो ऑफ कोर्स कोशिश मेरी भी जारी रहेगी। हाँ, और ये ज्वर, रक्तपित्त, और अस्थि मज्जा से जुड़ा ऐसा कुछ इस प्रकार से सोचना है।
मार्ग के बारे में भी सोचना है। और बहुत सारे मरीजों में कारण नहीं मिली। एक 5 बरस का लड़का था, उसको केमोथेरेपी दी गई। हाँ। और थोड़ा रेमिशन हुआ, 1 बरस के बाद रिलैप्स हो गया। अब फिर से केमोथेरेपी देनी थी, वो मेरे पास आए। केमोथेरेपी नहीं दी, ब्लास्ट सेल बढ़ते गए, क्लिनिकली ठीक था। और अब करीबन 6 महीनों के बाद उसका अचानक फिर से बुखार आ गया, और ये वाम जानु संधि शोथ इस प्रकार का निर्माण हुआ, तेज बुखार आया, पूरे शरीर पे मंडल उत्पन्न हुए, जो संधिपात ज्वर की बात कही गई है, उस प्रकार का सभी लक्षण निर्माण हो गए, और 2 ही दिन में मौत हो गई। तो उसको जयमंगल भी शुरू से चालू था, क्योंकि शुरुआत भी उसके ज्वर से हुई, अंत भी ज्वर से, और ये हीरक तो चालू ही था। फिर भी इस प्रकार की स्थिति हुई, तो इसके बारे में काफी सोचना पड़ेगा, प्रयास करते रहने पड़ेंगे, और किस प्रकार के मेडिसिन इसमें ज्यादा लाभदायक होंगे। अभी मैं ज्यादातर धात्र्यादि घृत का प्रयोग करता हूँ, कामदेव रस का प्रयोग करता हूँ, कामदेव घृत का प्रयोग करता हूँ, लेकिन फिर भी तो जितनी सफलता होनी है उतनी हो नहीं रही है। ज्याचा बोन मॅरो काढला जातो त्याला मज्जाक्षयची लक्षणे दिसत नाहीत का? नहीं दिखते ऐसा कहते हैं। मुझे भी ये संदेह है कि वो डी डेवलप होने तक क्या स्थिति रहती है। ये ज्यादातर निजी रिश्तेदार होते हैं, भाई भाई बहन या दूसरा भाई, ये ज्यादातर देखा जाता है। इस मरीज में मैंने रोका था कि तुम, उसकी छोटी बहन थी, ये तो 5 बरस का था, तो उसकी बहन का मैच हो रहा था, तो मैंने कहा मत करो, वो भी संकट में आ जाएगी। रक्त प्रदर दृष्टी गर्भाशय मर्यादित अधिक असते, प्रदर फाटणे, धात धगफुटीप्रमाणे गर्भाशयातून रक्त गळू लागते। ये एक अलग चीज है। नहीं वाता द्रुते योनि नारण्याम संप्रदुष्य। अगर रक्त प्रदर है तो वात उसमें प्रधान है, ये एक बात सोचनी चाहिए। और जैसे रेटाइनल डिटैचमेंट है, जिसमें भी रक्तस्राव हो सकता है, और यहाँ भी किस प्रकार से जो स्तर है गर्भाशय का, वो बाहर निकलता रहता है इस प्रकार से। तो पाटने अलग होना, ये जो इस प्रकार के संसद व्यास्य वधस्मात् सादर क्रोध भेदनम संगांग मुंड संकोच वर्त हर्षण तर्षणम, संसद व्यास्य वधस्मात् सादर क्रोध भेदनम, भेदनम एक है उसमें, संगांग भंग संकोच वर्त हर्षण तर्षणम, कंप पारुष्य सौशील्य शोषस, भ्रमस निरदर्शन में, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन ये वात का लक्षण है, इसमें संदेह नहीं है। रक्तपित्त सार्वधिक संप्राप्ति प्रधान अस्ति, या ये अगर गर्भाशय से ज्यादा संबद्ध है तो। लेकिन यौन गर्भाशय संचित पित्तम संदूषयत सासृजा मता, ये जो असृजा योनि व्यापक के बारे में कहा, तो ये अन्वय लगाने के लिए काफी डिफिकल्ट श्लोक है। योनि गर्भाशयस्थं चेत् पित्तम संदूषयेत् असुर, योनि गर्भाशयस्थ पित्त अगर असुर संदूषयेत् चेत् रक्त की पुष्टि करता है। पित्तम योनि गर्भाशयस्थं चेत्, पित्त अगर योनि गर्भाशयस्थ हो जाता है और असुर संदूषयेत् चेत्, और रक्त की भी पुष्टि करता है, तो दोनों तरीके से अर्थ हो सकते हैं।
तो ये मुश्किल होता है थोड़ा सा कि कैसे अन्वय करें इस प्रकार से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासियाला कसा विचार करता येतो. अर्थ वह स्रोत से जुड़ा है, ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा. और आर्तव की या रज की वृद्धि हो रही है. अभी ये एक बहुत गंभीर मामला है कि आर्तव कब कहेंगे, रज रज कब कहेंगे. ताई राजवाड़े वगैरह ने उनकी किताब में जो बाहर निकलने वाला है वो रज है, वो बीज स्वरूप में वो आर्तव है. इस प्रकार के उन्होंने उनकी किताब में ये फिक्स कर दिया कि इसी शब्दों का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे. ग्रंथ में कुछ भी संदर्भ अनुसार वहां पे अर्थ बदलते इस प्रकार के रहते हैं. तो बीज के स्वरूप में सोचते हैं तो एक अलग चीज है. एवं मासेन रसा शुक्री होती स्त्रियां चार को. और रज समझते हैं तो रस का उपधातु है. हाँ, तो उसको अलग से इस प्रकार के सोचना पड़ेगा. इसमें दोनों का विचार करना आवश्यक होता है. रस का भी विचार करना आवश्यक होगा और शुक्र का भी विचार करना आवश्यक होगा, ऐसा मुझे लगता है. हाइपरप्लासिया जो डेवलप हो जाता है. हाँ, मैंने अजीबानों को देखा था कि ऐसे मेनोपॉज का एज था और ये एंडोमेट्रियल थिकनेस 18 तक चला गया. परिवर्तन 3-4 महीनों की बात होता था. और काफी बार ऐसा हुआ कि ये बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग इस प्रकार का हो गया और फिर थकान आ गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया वगैरह वगैरह. तो मैंने उसको फिर से सजेस्ट किया कि अभी भी एंडोमेट्रियल थिकनेस 18 है तो संभावना है कि ये बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होगा. लेकिन मेनोपॉज हो गया और पीरियड्स आए ही नहीं. तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित रहा कि इतना हाइपरप्लासिया था और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना था वो नहीं हुआ. 3-4 महीने के बाद फिर सोनोग्राफी तो पता चला कि गर्भाशय संकोच में होना शुरू हो गया है. हाइपरप्लासिया अभी तो कुछ नहीं. तब जब तक मेनोपॉज नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ऐसी थोड़ी स्थिति रहेगी. और इस प्रकार वृद्धि होना ये क्यों होता है ये थोड़ा सा देखना चाहिए. विमार्ग गमन असा विचार करता येईल का ल्युकेमियामध्ये की रक्तपित्ताचाच विचार करावा. हाँ. ये मुश्किल है. विमार्ग गमन कहना मुश्किल है. वास्तव में ये उसके मार्ग ही नहीं है. रक्त ऊर्ध्व मार्ग से अधो मार्ग से इस प्रकार से प्रवृत्त होना तो ये कोष्ठ में आकर मुंह से या गुदा से या योनि से निकलते हैं. ये एक बात हो. लेकिन नासा, कर्ण, नेत्र इनसे जब निकलते हैं तो ये कौन सा मार्ग है, किस तरीके से ये इसमें पहुंच जाते हैं, ये एक देखना अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा. और अधोमार्ग में चले जाते हैं तो गुदा से निकलना एक ठीक है, लेकिन गर्भाशय से इस प्रकार से निकलना या मेढे से निकलना ये एक अलग चीज इस प्रकार की होगी. अंगावर काळे निळे पाहिजे सतत ते तेजक मध्ये समजावे का, समझ सकते हैं. सबकी 10 years bleeding ही है. Endometrium hyperplasia can be considered as अभ्यंतर विद्रधि. थोड़ा मुश्किल है विद्रधि समझना. विद्रधि के बाकी लक्षण नहीं रहते हैं. हाँ, लेकिन सोचेंगे रक्त प्रदानामध्ये पित्ताने दूषित रक्त प्राकृत रजात मिसळल्यामुळे रजाची प्रवृत्ती अधिक प्रमाणात होते. गर्भाशयात दोष नसतो. हाँ. तो ये असृजा और व्यापक जो बताई गई है वो इस प्रकार की संपत्ति में बताया गया. ठीक है. यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदितो शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन्
पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं महागदा असा वैक्रांत महागदहर महागदहरम असं वैक्रांत भस्माच्या पदश्रुतीमध्ये आले आहे. ओके. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः स्मरतु विदुषाः.